जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार आप सभी को राज क्लासेस 2.0 में स्वागत करता हूँ। हम लोग इसके पहले वाले वीडियो में इकोनॉमिक्स का VBA क्वेश्चन देखे थे। इसमें टोटल 15 क्वेश्चन था, ठीक है। 14 क्वेश्चन था। अब हम लोग यहाँ से 15 से लेकर के 33 तक क्वेश्चन देंगे और यही जो है 2024 के एग्जाम के लिए आने वाला है, ठीक है। आप लोगों को अगर मेरा कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए तो ले लीजिए 62 036 46 8 70। इसका नोट्स चाहिए तो मिल जाएगा, फ्री में नोट्स मिलेगा, ठीक है। 24 में आने की संभावना है सब क्वेश्चन का। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद क्या है। देखिए सकल घरेलू उत्पाद क्या है। तो किसी भी देश में एक वर्ष में किसी भी देश में एक वर्ष में वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देखिए किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं, ठीक है। देखिए अगला देखिए, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने किया था। बोल रहा है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने किया था। देखिए भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना 1868 में दादा भाई नौरोजी ने किया था। कौन किया था? दादा भाई नौरोजी ने। बोलेगा क्वेश्चन आपसे, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किसने किया था। तो बोलना है 1868 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय की गणना किया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयों का वर्णन करें। देखिए राष्ट्रीय आय की गणना में होने वाली कठिनाइयाँ जो है, देखिए तीन है, मेन जो है तीन है। आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयाँ होती है, ठीक है। एक में क्या हो जाएगा, आंकड़ों के एकत्र करने में कठिनाइयाँ, और दो में हो जाएगा दोहरी गणना की संभावना। दो में क्या हो जाएगा, दोहरी गणना की संभावना। और तीन में हो जाएगा मूल्य के मापने में कठिनाई। आ जाएगा मूल्य के मापने में कठिनाई। बोलिए, आंकड़ों को एकत्र करने में कठिनाई, दोहरी गणना की संभावना, तीन में मूल्य के मापने में कठिनाई, ठीक है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं, आय के गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। देखिए आय और गरीबी के साथ एक सीधा संबंध है। आय जैसा है वैसे गरीबी है। जिस व्यक्ति का जितना आय अधिक होगा उतने ही ज़्यादा वो क्या करेगा, गरीबी में नहीं रहेगा, ठीक है। जिस व्यक्ति का जितना ज़्यादा अगर आय कम होगा, जिस व्यक्ति का जितना आय कम होगा वह उतना ही गरीब होगा, ठीक है। और ज़्यादा अगर गरीब होगा तो क्या है, उसका आय कम होगा, और जब आय कम होगा तो वो अपने विकास नहीं कर पाएगा। और और साथ ही बोला गया है जो गरीबी है, गरीबी क्या, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, रेगनर नर्कस के द्वारा कहा गया है, ठीक है। तो आय के गरीबी के साथ संबंध स्थापित कीजिए। तो कहेंगे आय और गरीबी के साथ सीधा संबंध है। जिस व्यक्ति का आय जितना कम होगा उसको वो उतना ही गरीबी होगा, और उसके बाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए पैसा नहीं होगा और उसका आय कम होगा, ठीक है। देखिए मुद्रा क्या है, मुद्रा। देखिए मुद्रा मुद्रा के बारे में अलग अलग अर्थशास्त्री जो है ना अलग अलग बात बताया है, ठीक है। अलग अलग अर्थशास्त्री जो है अलग 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 बताया है। जैसा हार्टले बिट्स जो अर्थशास्त्री ये बताया है कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। हार्टले बिट्स क्या बोला है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। वही में एक नैप है, नैप अर्थशास्त्री वो बोला है कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा घोषित किया जाता है, कोई भी वस्तु जो राज्य के द्वारा घोषित किया जाएगा उसे क्या कहेंगे, मुद्रा कहेंगे। या नैप बोला है, कौन बोला है, नैप बोला है। देखिए यहाँ सेलिगमैन, सेलिगमैन क्या बोला है, सेलिगमैन। अब सेलिगमैन बोला है मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा क्या है, मुद्रा वह है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त है। देखिए हार्टले बिट्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। याद कीजिए, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। नैप के अनुसार कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा क्या कहता है, घोषित किया जाता है। कोई भी वस्तु जो जिसे राज्य के द्वारा घोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मुद्रा कहते हैं। और सेलिगमैन के अनुसार मुद्रा वह है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। मुद्रा क्या है, मुद्रा वह है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त है। अब ये देखिए बचत क्या है, बचत। देखिए बचत किसे कहते हैं, चाहे बचत क्या है। तो देखिए हमारे आय में से व्यय को घटाने पर, आय में से खर्च को घटाने पर जो प्राप्त होता है उसे बचत कहते हैं, ठीक है। आय में से व्यय को घटाने पर मतलब खर्च को घटाने पर आप कितना कमाए हैं, मान लीजिए देखिए मान लीजिए 100 रुपये कमाए हैं। 100 रुपये कमाने के बाद उसमें 40 रुपये खर्चा कर दिए तो बच गया हमारा 60 रुपया। तो 60 रुपये क्या हो गया, मेरा बचत हो गया। बचत किसे कहते हैं, तो आय में से व्यय को घटाने पर जो है प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं, ठीक है। बचत कहते हैं। अब देखिए आगे देखिए साख क्या है, साख। देखिए साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, ठीक है। साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति का जितना विश्वास या भरोसा मजबूत होगा
उसका साख भी उतना ही मजबूत होगा। ठीक है, साख किसे कहते हैं? साख का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा। जिस व्यक्ति का विश्वास या भरोसा जितना अधिक होगा उस व्यक्ति का उतने ही साख मजबूत होता है। देखिए मौद्रिक प्रणाली क्या है? मौद्रिक प्रणाली वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है। मौद्रिक प्रणाली किसे कहते हैं? वैसा प्रणाली जिसमें वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है। वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। देखिए वित्तीय संस्था क्या है? देखिए वित्तीय संस्था वैसा संस्था जिसमें वित्तीय लेन देन होता है। वैसा संस्था जिसमें वित्तीय लेन देन होता है उसे क्या कहते हैं? वित्तीय संस्था कहते हैं। वैसा संस्था जिसमें वित्तीय लेन देन होता है उसे वित्तीय संस्था कहते हैं। जैसे देखिए धन जमा करना, धन को जमा करना या ऋण उपलब्ध करना या किसी को ऋण देना। जैसे धन जमा करने का मतलब हो गया किसी के पास अगर धन है तो वो लाकर बैंक में जमा करेगा, उसको स्वीकार करना। या ऋण उपलब्ध करना है, किसी को ऋण की आवश्यकता है तो उसको ऋण देना। ऋण मतलब लोन होता है। ठीक है, लोन देना। सहकारिता से आप क्या समझते हैं? देखिए सहकारिता का मतलब होता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने हितों के लिए कार्य करते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने हितों के लिए कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके, ठीक है, अपने इच्छा से अपने हितों की पूर्ति करता है। किसका पूर्ति करता है? अपने हितों की पूर्ति करता है। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने साथ मिलकर अपने इच्छा से अपने हितों की पूर्ति करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। देखिए बोलिएगा, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिल करके अपने हितों के रक्षा के लिए अपने इच्छा से कार्य करते हैं। ठीक है, अपने इच्छा से कार्य करते हैं उसे क्या कहते हैं? सहकारिता कहते हैं। ठीक है, देखिए स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह वैसा समूह है जिसमें 15 से 20 महिलाएं, खास करके महिलाएं एक साथ मिल करके, ठीक है, और सरकार से लघु ऋण मतलब कम समय के लिए ऋण लेती है और अपनी आजीविका को चलाती है। और साथ ही ये सब महिला जो है आपस में मिल करके कुछ रुपया गुट की होती है, उसी को बैंक में जमा करके उसे उसे क्या ब्याज कमाती है या अपनी आवश्यकता को उसी रुपया से पूरा करती है। उसी को कहते हैं स्वयं सहायता समूह। स्वयं सहायता समूह वैसा समूह जिसमें 15 से 20 महिलाएं मिल करके और बैंक से लघु ऋण लेकर के मतलब छोटा मोटा ऋण लेकर के अपना कार्य करती है। ठीक है, अपना कार्य करती है उसे क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ठीक है, उसे स्वयं सहायता समूह कहते हैं। अब देखिए बाह्य स्रोती क्या है? जब कोई कंपनी अपनी संबंधित नियम खुद न लेकर इसे दूसरे से लेती है। जब कोई कंपनी अपनी संबंधित नियम खुद न लेकर किसी दूसरे से लेती है। जब कोई कंपनी नियम संबंधित कानून अपने से न लेकर किसी दूसरे से लेती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य स्रोती कहते हैं। ठीक है, उसे बाह्य स्रोती कहते हैं। ये देखिए सरकारी सेवा क्या है? वैसा सेवा जिसमें सरकार कार्य कराते देश के सरकार या राज्य की सरकार, वैसी सेवा जिसमें देश व राज्य की सरकार क्या करती है? लोगों से कार्य कराती है और कार्य कराने के बाद मासिक वेतन देती है। वैसा सेवा जिसमें सरकार कार्य कराती है, लोगों से कार्य कराती है और कार्य कराने के बाद लोगों को मासिक वेतन देती है उसे सरकारी सेवा कहते हैं। सरकारी सेवा में होता है जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, वैसा सेवा जिसमें सरकार लोगों को कार्य कराती है, कार्य कराने के बाद मासिक वेतन देती है उसे क्या कहते हैं? सरकारी सेवा कहते हैं। जैसे सैन्य सेवा, शिक्षा सेवा, स्वास्थ्य सेवा। ठीक है, तो देखिए यहाँ रोजगार एवं सेवा में क्या संबंध है? देखिए रोजगार और सेवा जो है एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा हम लोग सेवा को बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा रोजगार बढ़ेगा। ठीक है, जितने ज़्यादा हम लोग सेवा को बढ़ाएंगे उतने ज़्यादा हमारा क्या बढ़ेगा? रोजगार बढ़ेगा। क्योंकि जब जैसे सेवा हम किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे तो उसको सेवा करने के लिए, उसको सेवा देने के लिए लोग की आवश्यकता होता है और उस लोग के लिए क्या करेंगे? हम लोगों को तो इसमें रखेंगे काम करने के लिए। जब लोग काम करने के रखेंगे तो रोजगार बढ़ेगा कि नहीं? इसलिए रोजगार और सेवा एक दूसरे को पूरक है। जितना ज़्यादा हम लोग सेवा को बढ़ाएंगे रोजगार उतना ही बढ़ेगा, जितना सेवा को घटाएंगे रोजगार उतना ही घटेगा। ठीक है, ये गरीबी का जन्म देती है कैसे? ठीक है, देखिए गरीबी का जन्म देती है कैसे? यह कथन जो है अर्थशास्त्री रेगनर नर्कस, क्या नाम है उसका? रेगनर नर्कस ने कहा था गरीबी का जन्म देता है। क्योंकि देखिए गरीबी जब कोई व्यक्ति गरीब होता है तो उसका आय कम होता है। आय कम का मतलब हो गया वो कम कमाता है।
जब वो कम कमाएगा तो तो वो अपने ऊपर भी कम खर्च करेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति कम कमाएगा, जिसका आय कम होगा, तो जब कम कमाएगा तो खर्च भी कम करेगा। जब वो खर्च कम करेगा तो अपने अपने जो बच्चा है या कोई भी है उसके घर का, उसको पढ़ा नहीं पाएगा या उसको अच्छे जगह पर नहीं भेज पाएगा, क्योंकि उसके पास कमीनी ही नहीं हो रहा है, उसका आय ही नहीं है। तो देखिए, तो गरीबी से गरीबी बढ़ रहा है कि नहीं? गरीबी जो है, गरीबी का जन्म देती है इसी प्रकार। क्योंकि किसी व्यक्ति के पास जब मान लीजिए रुपया नहीं है, मान लीजिए उसका आय ही कम है, तो कमा नहीं पाएगा। और जब वो कमा नहीं पाए, वही बोले, उसका जब आय कम है तो क्या हो जाएगा? जब उसका आय कम होगा तो उसका व्यय भी कम होगा। जब व्यय कम होगा तो उसका जो व्यय कम होगा तो उसका जो घर का मतलब जो सिचुएशन है खराब हो जाएगा, क्योंकि वो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पाएगा, उसके लिए तो रुपया का आवश्यकता होगा और नहीं होगा। तो गरीबी गरीब का जन्म देता है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, किसानों की साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, किसानों के साख अथवा ऋण की आवश्यकता पर उस समय पड़ती है जब उसका फसल बर्बाद हो जाए या उसको घाटा लग जाए। किसान खेती करने पर उसको घाटा लग जाए और उसका फसल बर्बाद हो जाए, ठीक है, और साथ ही उसको अपने आजीविका को चलाने के लिए ऋण की आवश्यकता पड़ती है। तो बोलेगा किसानों की साख अथवा ऋण की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो बोलिएगा किसानों की जब फसल बर्बाद हो जाता है, ठीक है, या उसे घाटा लग जाता है और साथ ही अपने आजीविका को चलाने के लिए उसको ऋण की आवश्यकता होता है या साख की आवश्यकता होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मॉल किसे कहते हैं? मॉल, तो देखिए, मॉल किसे कहते हैं? वह स्थान, ठीक है, वह स्थान जहाँ विश्व के सभी वस्तुएं एक छत के नीचे उपलब्ध होता है। मॉल किसे कहते हैं? वह स्थान जिसे विश्व वह स्थान वह स्थान जहाँ विश्व के सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होता है। वह स्थान जहाँ विश्व के सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होता है, लोगों की आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए। बोलना है वह स्थान जहाँ विश्व के सभी वस्तुएं एक ही छत के नीचे सभी लोगों के लिए उपलब्ध होता है, उसे क्या कहते हैं? मॉल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, उपभोक्ता क्या है, समझिए उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता कौन है? ठीक है, उपभोक्ता, हाँ, उस व्यक्ति को कहते हैं जो अपने के लिए वस्तु खरीदता है। देखिए, उपभोक्ता का मतलब है जो उपभोग कर रहा है, वो उसको 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 अपने यूज के लिए ले रहा है। तो वह व्यक्ति जो अपने आवश्यकता के अपने जरूरतों के लिए वस्तु खरीदता है, उसे क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो मेरे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या मेरा यूट्यूब चैनल का लिंक @राज क्लासेज 10, राज क्लासेज 10, ठीक है। इस पर भी आप क्या कर सकते हैं? जाकर यूट्यूब पर देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, वीडियो समझ में आया होगा। और भूलिएगा तो मैं इसके आगे भी और वीडियो बनाऊंगा। कमेंट कीजिए इसके लिए। जय हिंद।